Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic of discussion is anemia and polycythemia. So आज की इस लेक्चर में हमने बेसिकली एबनॉर्मेलिटीज को या रेड ब्लड सेल्स की पैथोलॉजी को डिस्कस करना है कि जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए ड्यू टू वेरियस काजेस तो उन कंडीशंस को क्या कहते हैं, उसकी वेरियस टाइप्स क्या होती हैं, उनके डायग्नोसिस कैसे किए जाते हैं और अल्टीमेटली उनके फिर ट्रीटमेंट क्या प्लान किए जाते हैं। सो एनीमिया बेसिकली कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की कमी को और पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है रेड ब्लड सेल की इंक्रीज इन द नंबर। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया अबाउट एनीमिया। सो एनीमिया के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स। बहुत सी बुक्स इसको हीमोग्लोबिन के साथ ही स्टिक करती हैं और रेड ब्लड सेल्स को जो है वो अल्टीमेटली जो है वो डिस्कस नहीं करती। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की लेस प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स की भी लेस प्रोडक्शन होगी, सो दे कैन बी रिटन इंटरचेंजेबली। You can write the decreased level of the red blood cells. You can also write decreased level of the hemoglobin. But there is a certain examples in which red blood cells number not decrease too much but the hemoglobin decreases too much. So रेड ब्लड सेल्स जो है वो इतना खास पैरामीटर नहीं होता है इस चीज को डिटरमिन करने का कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा तो अल्टीमेटली वी कम टू द कंक्लूजन कि पेशेंट जो है वो एनीमिक है। आई विल गिव यू द प्रॉपर फ्लो चार्ट एंड द मैकेनिज्म्स एंड द प्रॉपर स्टेप्स जिनको आप यूज करके इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको अनीमिया है। अगर अनीमिया है तो कौन सी टाइप का हम फर्दर स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक आइडिया आपको ये होना चाहिए कि जब कभी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एनीमिया। क्लियर? और कुछ एनीमिया ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन विद इन रेड ब्लड सेल्स कम नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू है 20 ग्राम पर डेसीलीटर वो हमारी एक्चुअली कम हो जाती है। क्लियर? और अगर हम बात करें कुछ यहाँ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की, इनको डिस्कस करना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल वेरी करता है। बर्थ के टाइम पे देखेंगे तो ओवर लेवल होगा हीमोग्लोबिन का, अगर आप अडल्ट के अंदर देखेंगे तो ओवर लेवल होगा हीमोग्लोबिन का। सो इस चीज को भी रूल आउट करना ड्यूरिंग द एक्चुअली मेकिंग डायग्नोसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बेबी का चेक कर रहे हैं या बेबी का आपने कंप्लीट बर्थ काउंट करवाया है, सीबीसी रिपोर्ट अगर आप उसकी देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेबी के अंदर नेचुरली इट्स अ थिंग कि वहां आपको हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप जो है वो एक साल के बच्चे का चेक कर रहे हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या उसकी सीबीसी तो अल्टीमेटली वहां बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 10 ग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा। सो आप उनको जो है वो एनीमिया लेबल नहीं करेंगे बल्कि वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है जो कि बॉडी के अंदर हो रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन सर्टेन मैकेनिज्म्स। सो अगर बॉडी फिजियोलॉजिकली इन सबको कर रही है तो आप उसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया कह सकते हैं, लेकिन याद रखें वो कोई डिजीज नहीं होती, उसका कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं किया जाता बल्कि वो बॉडी जो है वो अपने वेरियस रिस्पॉन्सेस को काउंटर कर रही होती है। क्लियर? सो ये चंद चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इन कंडीशंस के अंदर जो है आप बिल्कुल उसे एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया नहीं कहेंगे क्योंकि नेचुरल रिस्पॉन्सेज और वो कंडीशन कौन कौन सी हैं। एक बात है कि बर्थ के लेवल पे जो हीमोग्लोबिन है इसका नेचुरली लेवल राइज किया होता है, दैट इज 20 ग्राम पर डेसीलीटर। यू कैन नॉट लेबल इट टू बी द पॉलीसाइथीमिया। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आप बच्चा जो ही पैदा होगा बर्थ के टाइम पे उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो 20 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। क्लियर? और अगर पहले साल की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो रैपिडली फॉल करता है एंड इट रीचेस अप टू 10 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर? तो आप इसको भी एनीमिया लेबल नहीं करेंगे, अल्टीमेटली नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन से तो कम है, लेकिन ये एक बॉडी की फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, यू कैन नॉट से इट टू बी द एनीमिया। क्लियर? आफ्टर कुछ बुक्स इनको फिजियोलॉजिकल एनीमिया जरूर लिखती हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल एनीमिया उस एनीमिया को कहते हैं कि जिसमें हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल का काउंट इस वजह से ज्यादा है कि बॉडी किसी
रिस्पॉन्स को जो है वो काउंटर कर रही है, बॉडी के अंदर होने वाले वेरिएशंस को जो है वो काउंटर कर रही है बॉडी, दैट्स इट। उसमें आप एनीमिया उसको पैथोलॉजिकल या उसको कोई डिजीज नहीं कहेंगे या उसको कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं करेंगे, अल्टीमेटली सिंपल वो बॉडी की फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू मेंटेन द लेवल ऑफ द डिफरेंट थिंग्स इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। क्लियर? और फर्स्ट ईयर के बाद यानी 1 साल के बाद तो उसका 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच गया, इसके बाद जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और अगर एक नॉर्मल एडल्ट्स की बात करें तो 14 प्लस माइनस 2 ग्राम पर डेसीलीटर एक फीमेल में होता है, और 16 प्लस माइनस 2 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो एक मेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? सो ये आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये ना हो कि अभी वो बात बेबी की कर रहे हैं अल्टीमेटली, और उसकी बॉडी के अंदर जो है आप ये नोटिस करते हैं कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे है, तो आपको उसकी हिस्ट्री में ये भी चेक करना है कहीं बेबी अभी रिसेंटली बॉर्न तो नहीं हुआ, उसमें एक फिजियोलॉजिकल ये पॉसिबिलिटी है कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बड़ा हो, उसको आप पॉलीसाइथीमिया लेबल नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर एक बच्चा 1 साल का है, 1 साल बाद वो आया है और आप उसका सीबीसी जब देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 10 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो आप उसको अनीमिया लेबल नहीं कर देंगे, बल्कि आप उसे क्या लेबल करेंगे कि एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन या फिजियोलॉजिकल एनीमिया का जो है वो हमारे पास पेशेंट आया है। इवन उसको पेशेंट भी नहीं कहना चाहिए, आप नॉर्मल केस कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन या फिजियोलॉजिकल एनीमिया का केस प्रेजेंट किया है। क्लियर? Okay, so after this, we have to discuss about the various symptoms of the anemia. Okay. अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि there is a difference between the symptoms and sign. Clear? सिम्टम्स उन चीजों को कहा जाता है कि जो आपको पेशेंट खुद आके बताता है। पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है, जो पेशेंट आके खुद बताता है, पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव, यानी जो खुद आके वो चीजें बता रहे होते हैं, दैट इज एक्चुअली सिम्टम्स। क्लियर? वो किसी भी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो चीज जो डॉक्टर क्लिनिकल फाइंडिंग्स के दौरान, लैब डायग्नोसिस के दौरान खुद से डिटरमिन करता है, उन चीजों को कहते हैं साइन। क्लियर? डॉक्टर कोई टेक्निक यूज करके, कोई लैब डायग्नोसिस यूज करके जो चीज डिटरमिन करता है, दैट इज कॉल्ड साइन। तो अगर एनीमिया के सिम्टम्स की बात की जाए तो ये वाइडली स्प्रेड है हमारे पास, ये आई से लेके फीट तक हर जगह जो है वो हमें इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली आई के ऊपर अगर हम फोकस करें तो दैट लीड्स टुवर्ड द येलोइंग ऑफ द आईज। इसको कॉमनली हम जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज पैलर, वी से दैट इज पैलर इन कलर। सो एनीमिया का एक बेसिक जो क्लासिकल सिनेरियो आएगा उसमें आपको ये वर्ड जरूर देखने को मिलेगा कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद द पैलर। इसी तरह जो स्किन है, स्किन जो है वो आपको कोल्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब बॉडी के अंदर ब्लड कंटेंट कम है, रेड ब्लड सेल कंटेंट कम है, तो अल्टीमेटली जो यू ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, दैट आल्सो सोर्स ऑफ हीट, जहां मूवमेंट ज्यादा होती है ब्लड की वहां हीट प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और अल्टीमेटली वहां हीट ज्यादा होती है वो हमें एरिया वार्म देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली जिस जगह पे इसका कंटेंट कम है तो वो कोल्ड हमें नजर आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स को देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मस्कुलर में आपके मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो फटीग, डिजीनेस और फेंटिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ जो रेड कलर में लिखे हैं सारे वर्ड्स, दैट आर दोज के जो कि सिर्फ सीवियर एनीमिया के अंदर देखने को हमें मिलते हैं सिम्टम। नॉर्मल जो है वो हमारे पास अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन है हीमोग्लोबिन कंटेंट के अंदर तो हमें ये सिनेरियोस देखने को नहीं मिलते। क्लियर? ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट में जो है वो हमें पाल्पिटेशन, रैपिड हार्ट रेट देखने को मिलेगी। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीनोमेगाली जो है वो हमें देखने को मिलेगी, स्प्लीन जो है वो लार्ज होगी। वाई? क्योंकि ये सर्टेन सिनेरियोस के अंदर हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे कि जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं, तो उनको स्प्लीन जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। और याद रखिए बॉडी की फिजियोलॉजी है कि जब कभी कोई ऑर्गन एक्सेसिवली यूज होता है तो उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, तो दैट इज द रीजन कि स्प्लीन जो है वो हमें इनलार्ज देखने को मिलेगी इन केस ऑफ एनीमिया। क्लियर? स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी।
Okay, so after that, no, let's move toward the signs. Signs वो हैं जो कि हम during presentation patient ने अपने सारे symptoms बता दिए. No, we are moving toward this. हम various lab testing के जरिए, various radiological methods के जरिए हम इन चीजों तक पहुंचते हैं और डॉक्टर इन चीजों को determine करता है. Number one, pallor. आंखों के जो येलोइंग है वो किस एक्सटेंट तक है और इसको किस तरीके से हम डिटरमिन करेंगे कि क्या ये सिंपल कोई रीजन है जिसकी वजह से कोई पैलर है या स्पेसिफिकली एनीमिया है, इस चीज को चेक करना. अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप क्लिनिकल रोटेशंस में जाएंगे ऑफन आप जो है ये चेक करते हैं एनीमिया के पेशेंट को. आप ये चीज चेक करते हैं कि आइदर द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद एनीमिया और नॉट. तो उसके लिए आप जो है वो येलोनेस चेक करते हैं वेरियस पॉइंट्स के ऊपर. नंबर वन, नेल बेड्स को आप चेक करते हैं. फिर इसी तरीके से स्किन को चेक करते हैं कि स्किन जो है वो कहीं उसके ऊपर जो है हमें पामर क्रीसेस तो नहीं देखने को मिल रही. इसी तरह आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप लोअर कंजक्टिवा को देखते हैं. याद रखिएगा जो अपर कंजक्टिवा है दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन and either the patient is a patient of jaundice and जो आपका लोअर कंजक्टिवा होता है that is used in order to determine whether the patient is anemic or not. Clear? फिर इसी तरीके से डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग को जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं. इन रीजन के ऊपर जो है वो आप बेसिकली पैलर ऑब्जर्व करते हैं और इन रीजन में से अगर आपको किसी रीजन में जो है वो येलोनेस देखने को मिले तो यू कम टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि दिस पेशेंट कैन बी द पेशेंट ऑफ एनीमिया. क्लियर? और इसमें मोस्ट कॉमनली जो आप क्लिनिकल रोटेशंस के अंदर चेक कर रहे होते हैं दैट इज योर नेल बेड्स एंड सेकंड वन इज योर लोअर कंजक्टिवा. क्लियर? फिर अगर आप पल्स चेक करेंगे तो आपके पेशेंट की पल्स जो है वो रैपिड होगी, पल्स प्रेशर जो है वो वाइड होगा और स्प्लीनोमेगाली हमें देखने को मिलेगी जब कभी हम उसका सीटी कराएंगे या अल्टीमेटली रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे हमें स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी एंड हमें जो है वो कोलोनाइकिया मिलेगा. जो है इसको पायोनिकिया इसको कहते हैं कि जो हमारे नेल्स होते हैं नेल बेल्ट के आपको स्पून शेप देखने को मिलेंगे और अल्टीमेटली ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है कि जब कभी आप जो है वो डायग्नोसिस बना रहे होते हैं तो आप उसके नेल्स को जरूर चेक करते हैं. अगर आपको एक सस्पेक्शन है, सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दिस कैन बी द पेशेंट ऑफ एनीमिया तो आप पायोनिकिया चेक करते हैं ऑन नेल्स. क्लियर? Okay, so no, this is actually the process के जिसके जरिए आप इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि हमारे पास पेशेंट जो है वो कौन सा है और उसको अगर एनीमिया है तो कौन सा एनीमिया है. So first of all, you have to get the report of the CBC. आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे पेशेंट का और अगर आपको सीबीसी में ये देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है उसका हीमोग्लोबिन कम है तो अल्टीमेटली यू विल लेबल हिम एज एनीमिक. क्लियर? अब इसके साथ साथ अब ये कौन सा एनीमिया है, ये कौन से टाइप है, इसको डिटरमिन करने के लिए आप मजीद जो है वो चंद चीजों को चेक करेंगे. अगर तो इसके साथ साथ कोई एबनॉर्मेलिटीज हमें देखने को मिलती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की भी, प्लेटलेट्स की भी, तो अल्टीमेटली दिस कैन बी लीडिंग टुवर्ड द एप्लास्टिक एनीमिया. हम आगे डिस्कस करेंगे एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो एनीमिया की स्पेसिफिक टाइप है जिसमें पैनसाइटोपेनिया होता है. नो, पैन मीन ऑल एंड साइटोपेनिया मीन के जितने भी आपकी सेल लाइंस हैं वो डिक्रीज हो चुकी हैं. सो पैनसाइटोपेनिया हमें कॉमनली इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली अगर आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम हैं, प्लेटलेट्स भी कम हैं, तो आप अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे बाय बोन मैरो एग्जामिनेशन. क्लियर? आप बोन मैरो की एग्जामिनेशन करेंगे, बायोप्सी के जरिए आपको कंफर्म होगा और अल्टीमेटली यू विल कम टू द कंक्लूजन. अच्छा, यहाँ वेरियस रीजंस हो सकती हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है और इसी तरीके से कोई और भी हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी व्हेनेवर यू कम टू द रिपोर्ट ऑफ द बोन मैरो एग्जामिनेशन. क्लियर? सो अगर तो आपको सारी ब्लड लाइंस जो है वो बॉडी के अंदर कम देखने को मिल रही हैं, ना सिर्फ रेड ब्लड सेल कम है बल्कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, तो अल्टीमेटली यू विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. इसी तरीके से ये तो आपकी एक लाइन हो गई. दूसरी बात, अगर आपको एबनॉर्मेलिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही देखने को मिल रही हैं, you do not face any abnormality in the WBC count, any abnormality in the platelet count, वो सब कुछ नॉर्मल है,
तो अल्टीमेटली नो यू विल चेक फॉर द रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर आप रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करें तो हमने बात की थी कि रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट mature होते हैं, but still there are the certain modifications that take place in the reticulocyte before they enter into the circulation, and once they are properly matured they are able to cross the capillaries. Okay, so हम रेटिकुलोसाइट्स को जो है वो चेक करेंगे, उनका काउंट चेक करेंगे अपनी सीबीसी रिपोर्ट के अंदर। अगर तो रेटिकुलोसाइट का काउंट रेज है तो अल्टीमेटली आप जो है वो हिस्ट्री पे जाएंगे कि क्या पेशेंट जो है वो ब्लड लॉस के साथ तो हमें प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि अगर पेशेंट ब्लड लॉस के साथ आएगा तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही होगी, उसकी बॉडी एक्सेसिवली रेड ब्लड सेल्स को सिंथेसाइज कर रही होगी। जब एक्सेसिवली रेड ब्लड सेल्स को सिंथेसाइज करेगी तो इट विल नॉट टेक टू मच केयर कि क्या वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो भी पाए कि नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी बॉडी इज इन फास्ट इन हरी, तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमें रेटिकुलोसाइट्स जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। नॉर्मली हमने बात की थी कि लेस देन 1%, 1 to 2% जो है वो हमें रेटिकुलोसाइट जो है वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं इन आवर सर्कुलेशन। तो अगर इनका काउंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, if it is more than that, you will come to the conclusion कि ये बेसिकली ब्लड लॉस एनीमिया का सिनेरियो है। क्लियर? और इसमें आपको हेल्प करेगी आपकी सीबीसी रिपोर्ट से पहले इवन आपकी हिस्ट्री भी आपको हेल्प करेगी। पेशेंट जो है वो एक्सीडेंट के साथ आ सकता है, क्लासिकल प्रेजेंटेशन, या एक फीमेल है जिसको एक्सट्रीम जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या कोई और रीजन जिसमें आपका ब्लड लॉस हुआ है, दैट लीड्स टुवर्ड द हाई लेवल ऑफ द रेटिकुलोसाइट काउंट इन योर सर्कुलेशन। ओके, सो अगर ये भी केस नहीं है, आप ये देखते हैं कि उसके अंदर रेटिकुलोसाइट का काउंट भी जो है वो इतना रेज नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप रेड ब्लड सेल्स इंडाइसिस पे जाएंगे और वहां से अगर आप चेक करेंगे कि क्या हमारा जो पेशेंट है वो माइक्रोसिटिक एनीमिया के साथ है, नार्मोसिटिक एनीमिया के साथ है, मैक्रोसिटिक एनीमिया के साथ है। अब इसमें आप जो है वो बेसिकली चेक करते हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम चेक करते हैं, और अगर आपका जो सेल का साइज है वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के साइज से कम है तो अल्टीमेटली यू विल लेबल इट टू बी द माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर तो उसका साइज एग्जैक्टली सेम वही है जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं रेड ब्लड सेल का, दैट इज कॉल्ड नार्मोसिटिक एनीमिया। क्लियर? एंड इफ इट इज लार्जर वी विल डिस्कस कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, B9 की डेफिशिएंसी होती है, तो हमें लार्जर एब्नॉर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। सो दिस इज द बेसिक प्लान जिसके जरिए आप डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास पेशेंट जो है वो किस प्रॉब्लम के साथ आया है। एनीमिया तो आपने लेबल कर लिया लोअर कंजक्टिवा को देखते हुए, बॉडी में कलर देखते हुए, सीबीसी की रिपोर्ट को देखते हुए। नो यू हैव टू मेक द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि क्या ये पेशेंट एप्लास्टिक एनीमिया का है, लो जो है वो आपका ब्लड लॉस का है, उसमें आपको हाई रेटिकुलोसाइट काउंट देखने को मिलेगी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के अंदर कहीं प्रॉब्लम्स आए हैं। सो वन बाय वन अब हम इन डिफरेंट जो है वो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो आई होप सो दिस विल मेक सम सेंस कि किस तरीके से आपने पेशेंट को उसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो बनाना है। ओके, सो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल कि हम जो क्लासिफिकेशन है वो इटियोलॉजी की बेस पे भी करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी करते हैं। सो इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको एक बेसिक फ्लो चार्ट जो है इटियोलॉजी के हवाले से जो कि स्पेसिफिकली डायटन के अंदर डिस्कस है उसके ऊपर मैं स्टिक करूंगा कि 3 रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से बेसिकली आपका रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन काउंट कम है। नंबर 1, देयर कैन बी इनएडिक्वेट प्रोडक्शन, जो प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं हो रहा, और इसकी रीजंस में जो है वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है। अगर आयरन डेफिशिएंट होगा, आयरन इंटेक कम है या बॉडी के अंदर आयरन का कंटेंट कम है, तो अल्टीमेटली दिस विल लीड्स टुवर्ड द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन व्हिच विल लेबल एज एनीमिया। दूसरी रीजन हो सकती है कि हमारे पास जो है एप्लास्टिक सिनेरियो देखने को मिलता है। एप्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसमें बोन मैरो डिप्रेशन होती है, बोन मैरो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस ही नहीं कर रही रेड ब्लड सेल्स। तो जो बोन मैरो डिप्रेशन है इसमें हम अल्टीमेटली ये बात तो करते हैं कि सारी की सारी ब्लड लाइंस कम होंगी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में प्रॉब्लम क्या है जी? इनएडिक्वेट प्रोडक्शन है, प्रॉपर रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन आपका सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा, लेस नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि बोन मैरो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। और ये कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि बेबी
इन बोन मैरो प्रॉब्लम के साथ है, और समटाइम जो है एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड के कॉजेज की अगर बात करें तो अगर पेशेंट जो है या पर्सन एक्सरे या वेरियस रेडिएशंस के एक्सपोजर में है तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टुवर्ड द बोन मैरो डिप्रेशन। थर्ड वन इज द मेगालोब्लास्टिक, जिसमें विटामिन B12 विटामिन B9 की कमी होती है। हम डिटेल से बात कर चुके हैं विटामिन B12 और B9 की रिक्वायरमेंट को इन द रेड ब्लड सेल मैच्योरेशन। हमने वहां बात की थी कि व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन के लिए हमें बेसिकली जरूरत होती है विटामिन B12 की, और अगर इसकी कमी हो जाएगी, फोलेट डेफिशिएंसी होगी, कोबालामिन की डेफिशिएंसी होगी, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टुवर्ड द एनीमिया। ओके, दूसरा रीजन जो हो सकता है हमारे एनीमिया का, दैट कैन बी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन। अगर आपके नॉर्मली प्रोड्यूस तो हो रहे हैं रेड ब्लड सेल्स, नॉर्मल नंबर के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा है। हमने बात की थी कि नॉर्मली जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो 120 डेज का लाइफ स्पैन गुजारता है। तो अगर 120 डेज से कम का उसका लाइफ स्पैन हो जाए, उसकी वेरियस रीजन हो सकती है, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करते हैं। सो इस रीजन से कंजेनिटल भी हम कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसकी बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि बेबी बर्थ से ही उसकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की और हीमोग्लोबिन की भी अल्टीमेटली। और एक्वायर्ड वो होता है कि जिसमें लेटर इन लाइफ जो है वो पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल हो रही होती है। लास्ट में है जी ब्लड लॉस, कि किसी रीजन से अगर बॉडी से ब्लड लॉस हो चुका है, उसमें एक्यूट ब्लड लॉस भी आ जाता है, क्रोनिक ब्लड लॉस भी आ जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसको भी। सो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स कि जहां हम बात करते हैं कि क्या रीजन हो सकती हैं हमारे एनीमिया की। तो इटियोलॉजी कहते हैं काज, तो काज के बेसिस पे हम इस तरह क्लासिफाई करते हैं अपने एनीमिया को। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमने अभी बात की थी कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होती है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन जो है ये इंट्रिंसिक यानी कंजेनिटल भी हो सकती है, एंड एक्सट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल्स के बाहर भी कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स हो सकता है कि रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो काम नहीं कर रही और वो प्रॉपर्ली बाउंड्री नहीं बना रही। और इसकी कॉमन एग्जांपल है कि साइटोस्केलेटन डिफेक्ट है, कि उसमें जो डिफरेंट फाइबर्स हैं वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हुए, और जो साइटोस्केलेटन होता है किसी सेल का वो प्रॉपर्ली यहाँ सिंथेसाइज नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होगा। और जब मेम्ब्रेन रेड ब्लड सेल की प्रॉपर्ली नहीं होगी तो अल्टीमेटली बहुत जल्दी रप्चर कर जाएगा और एक्सेसिवली ये डिस्ट्रक्शन का शिकार होगा। क्लियर? एंजाइम डेफिशिएंसी हो गई है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली जब एंजाइम ही नहीं होंगे, वी नो रेड ब्लड सेल्स के पास अपना न्यूक्लियस, अपना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इट सोलली रिलाई ऑन द ग्लूकोज एंड द एंजाइम्स। ये ग्लूकोज की जो है ग्लाइकोलाइसिस करके वहां से एटीपी जनरेट करके अपनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी को पूरा करता है। नेक्स्ट देयर कैन बी द हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसके अंदर आपका प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं हुआ, उसमें क्वालिटेटिवली भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्वांटिटेटिवली भी प्रॉब्लम हो सकता है। यानी हमारे पास कोई हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गया इन यू कैन से कि जब सिंथेसिस हो रही थी तो उसमें कोई म्यूटेशन आ गई, या समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी अल्फा और बीटा चीज वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होती। इनको हम स्पेसिफिकली जो है वो थैलेसीमिया भी कहते हैं। यू विल लर्न इन डिटेल अबाउट थैलेसीमिया इन बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आप हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है वो दो तरह के डिस्कस करते हैं, एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। क्लियर? तो इसकी मजीद जो है वो आप डिस्कशन आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे, लेकिन यहाँ आपको बेसिक बता दिया कि या तो चेन के सिंथेसिस के अंदर डिफेक्ट है, प्रॉपर्ली चेन सिंथेसाइज नहीं हो रही, लेस प्रोड्यूस हो रही है, या अमीनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, कोई म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हम आज के लेक्चर में डिस्कस ही करेंगे। और अगर एक्वायर्ड रीजंस की बात करें तो ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, बॉडी जो है वो खुद के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर सकती है। फिजिकल इंजरी हो सकती है, हीट, ऑक्सीजन, रेडिकल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गए तो अल्टीमेटली उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। केमिकल इंजरी हो सकती है, कोई केमिकल आपने इनटेक कर लिया, कॉपर, आर्सेनिक, अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरीके से स्नेक वेनोम, याद रखें जब जो स्नेक है ये काटता है, स्नेक बाइट से भी अल्टीमेटली स्नेक वेनोम जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है और ये भी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है।
हाइपरसप्लीनिज्म के अल्टीमेटली अगर सप्लीन जो है वो ज्यादा एक्टिव है, ओवर काम कर रही है, बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव है और उसके अंदर डिस्ट्रक्शन फिनोमिना होता है। वी ऑल नो वेरी वेल कि सप्लीन के अंदर हम अपनी रेड ब्लड सेल्स को आफ्टर दे हैव स्पेंड देयर लाइफ, अपने 120 दिन का साइकिल जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो सप्लीन के अंदर जाकर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो अल्टीमेटली इस रीजन की वजह से भी अगर स्प्लीन अपना काम हाइपर एक्टिवली कर रही है तो इसकी रीजन से भी हमारे रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो सकते हैं। मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, कोई एंजियोपैथी हो सकती है। एंजियोपैथी कहते हैं सिंपली रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम। डीआईसी हो सकता है जो है जिसके अंदर हमारा बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हुआ होता है और डिस्ट्रॉय कर रहा होता है हमारे इन डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स को। क्लियर? So that is the various reasons कि जिसके जरिए जो है वो excessive destruction हो सकती है। क्लियर? ओके, अगर मॉर्फोलॉजी की बेस पे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है 3 टाइप्स होती हैं। वन इज नॉर्मोसिटिक, सेकंड वन इज माइक्रोसिटिक एंड थर्ड वन इज मैक्रोसिटिक. That are not specifically discussed in Guyton, but you should be very clear about them. Because they often come in your exams with the presentation क्या normocytic hypochromic patients come to the hematological ward. तो उनको सिनेरियोस को पिक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मोसिटिक उस स्पेसिफिक सिनेरियो को कहते हैं कि जिसमें सेल का साइज जो है वो नॉर्मल है। माइक्रोसिटिक उसे कहते हैं कि जिसमें सेल का साइज छोटा हो जाता है। मैक्रोसिटिक उसे कहते हैं कि जिसमें सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है। नॉर्मोक्रोमिक, क्रोमिक का मतलब है कि इसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, उसका कलर कैसा है। हीमोग्लोबिन की बेस पे हम इसको बेसिकली क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि जिसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल होगा, अल्टीमेटली उसका कलर भी नॉर्मल होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। क्रोमिक मीन कलर। हाइपोक्रोमिक जिसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा एंड हाइपरक्रोमिक जिसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा होगा। क्लियर? ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मोसिटिक की भी, माइक्रोसिटिक की भी, मैक्रोसिटिक की भी। नॉर्मोसिटिक वो होगा कि जिसमें आपको जो है पेशेंट आके प्रेजेंट करेगा, आप उसका जब टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल का साइज, रेड ब्लड सेल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अलबत्ता उसमें और कोई डिफरेंट एबनॉर्मेलिटी पाई जा रही है और नॉर्मोसिटिक नॉर्मली हाइपोक्रोमिक के साथ हमें प्रेजेंट करता है। नॉर्मोसिटिक पेशेंट होगा उसमें रेड ब्लड सेल का साइज तो सेम होगा लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा। और इन केसेस में होता है एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर होता है, ये प्लास्टिक एनीमिया के अंदर होता है, हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि जब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, आप डायग्नोसिस बना रहे होते हैं तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मोसिटिक और हाइपोक्रोमिक है तो अल्टीमेटली आपके जहन में 3 चीजें आनी चाहिए। या तो इसके अंदर कोई ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, या इसके अंदर कोई एप्लास्टिक एनीमिया चल रहा है कि सेल का साइज तो नॉर्मल है लेकिन प्रॉपर चूंकि हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं हो रही तो हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन है, इस वजह से हाइपोक्रोमिक है। या हीमोलिटिक जिसमें आपका सेल बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा था, न्यू सेल बन तो रहे थे, उनका सेल का साइज तो नॉर्मल था लेकिन अल्टीमेटली उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम था। क्लियर? माइक्रोसिटिक की बात करें जिसमें सेल का साइज छोटा होता है, दैट इज स्फीरोसाइटोसिस। हम डिस्कस करेंगे जिसमें सेल का जो शेप है वो स्फीयर शेप हो जाती है। नॉर्मली वी नो इट इज बाइकनकेव। क्लियर? तो बाइकनकेव से छोटी होकर स्फीयर शेप हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्फीरोसाइटोसिस। थैलेसीमिया में अल्टीमेटली आपका जो सेल होता है इसका साइज छोटा रह जाता है। लेड पॉइजनिंग के केस में होता है आयरन डेफिशिएंसी। याद रखें जब आयरन डेफिशिएंसी के साथ पेशेंट आएगा तो अल्टीमेटली हाइपोक्रोमिक भी होगा। याद रखें हाइपोक्रोमिक किसे कहते थे कि जिसमें हमारे पास लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट होगा। तो आयरन अगर कम होगा तो अल्टीमेटली एक तो सेल का साइज छोटा होगा और दूसरा उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम होगा। तो अगर क्रोनिक डिजीज के साथ एनीमिया प्रेजेंट किया यानी क्रोनिक ब्लड लॉस तो वो हमारे पास माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होगा, यानी उसका साइज भी छोटा होगा और उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम होगा। क्लियर? मैक्रोसिटिक जो ऑफन आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर्स लाइक टू आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन इज द विटामिन B12 एंड द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। लेकिन इसके अलावा 3 डिफरेंट रीजंस की वजह से भी मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें लिवर डिजीज आ जाती है, अल्कोहल इंटेक आ जाता है एंड हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाती है। इन केसेस के अंदर भी मैक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलता है।
क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब हम जो है वो स्पेसिफिकली मूव करेंगे वन बाय वन इन डिफरेंट क्लासेस के ऊपर। नंबर वन बात करते हैं ब्लड लॉस एनीमिया। नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ऐसा एनीमिया जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हो जाए, रिडक्शन इन द रेड ब्लड सेल आएगा, हीमोग्लोबिन का कंटेंट अल्टीमेटली कम होगा। सो ऐसे एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? ब्लड लॉस एनीमिया। ये दो तरह का हो सकता है, एक्यूट ब्लड लॉस भी हो सकता है एंड क्रोनिक ब्लड लॉस भी हो सकता है। एक्यूट ब्लड लॉस वो होता है कि जिसमें रैपिड और बहुत फास्ट किस्म का हैमरेज होता है, कोई सडन एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज्यादा जो है वो आपका ब्लड लॉस कर गया। क्रोनिक ब्लड लॉस इसे कहते हैं कि जिसमें आपका ग्रेजुअल ब्लड लॉस होता है और काफी अरसे तक ब्लड लॉस होता रहता है। क्लियर? जो एक्यूट ब्लड लॉस है इसका कॉमन जो हमें पेशेंट देखने को मिलता है वो रोड साइड एक्सीडेंट होता है। कॉमन क्लासिकल प्रेजेंटेशन में यही देखने को मिलता है। क्रोनिक ब्लड लॉस में एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो है वो हमें पेशेंट ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? ओके, सो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एक्यूट ब्लड लॉस में क्या होता है कि जो फ्लूइड पोर्शन ऑफ प्लाज्मा है दैट इज रिप्लेस्ड इन 1 to 3 days। याद रखिए 1 से 3 दिन के अंदर जो एक्यूट ब्लड लॉस होता है ये रिकवर हो जाता है, बॉडी इतने रेड ब्लड सेल सिंथेसाइज कर लेती है कि वो नॉर्मल जो छोटे मोटे हैमरेजेस हैं उनको काउंटर कर सके। So red blood cell concentration returns to normal within 3 to 6 weeks if no further hemorrhage। अगर दोबारा हेमरेज नहीं हुआ, एक पेशेंट है वो रोड साइड एक्सीडेंट के साथ आया है, उसको माइनर कट माइनर इंजरीज आई हैं, तो अल्टीमेटली 3 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसके रेड ब्लड सेल कंटेंट नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सो ऐसे पेशेंट को जो है वो आप क्या बोलेंगे कि ये पेशेंट हमारे पास आया है। हमने अभी जो क्लासिफिकेशन की बात की थी कि एक्यूट ब्लड लॉस किसमें हम प्रेजेंट करते हैं? नॉर्मोसिटिक बट हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अल्टीमेटली उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होगा शुरू के दिनों में, लेकिन 3 से 6 हफ्तों के बाद नॉर्मल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो जाएगी और नॉर्मल जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। क्रोनिक ब्लड लॉस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनसफिशिएंट आयरन अब्जॉर्प्शन होती है। जब एक मुसलसल बॉडी से ब्लड लॉस हो ही जा रहा है, कोई क्रोनिक डिजीज चल रही है, या एक फीमेल है जिसका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली इतनी ब्लीड हो जाएगी कि बॉडी के अंदर आयरन भी कम हो जाएगा। जब आयरन कम होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट का अगर हम ब्लड पिक्चर देखेंगे, सीबीसी देखेंगे, तो उसमें हमें साइज भी छोटा देखने को मिलेगा, यानी वो हमारे पास माइक्रोसिटिक भी होगा और आयरन की कमी की वजह से वो हमारे पास हाइपोक्रोमिक भी होगा। सो अगर पेशेंट नॉर्मोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होगा तो आपने क्या कहना है कि एक्यूट ब्लड लॉस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द पेशेंट इज नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक देन इट विल बी एक्यूट ब्लड लॉस। क्लियर? और जो क्रोनिक ब्लड लॉस है इसमें माइक्रोसिटिक होगा और साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक भी होगा। क्योंकि ये कॉमनली ये ऑफन कंसर्न रहती है, बच्चे डिटरमिन नहीं कर पाते कि क्या हमारा जो सिनेरियो है ये एक्यूट ब्लड लॉस का है कि क्रोनिक ब्लड लॉस का है। अगर आप सिंपल ब्लड लॉस लिखेंगे तो दैट विल नॉट बी राइट, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू पिन पॉइंट द डायग्नोसिस। सो इस वजह से आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक। तो जो क्रोनिक है इसके बारे में याद रखें कि इसका सेल का साइज भी छोटा होगा और उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम होगा, तो आपको ये चीज याद रहेगी। जबकि एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर सेल का साइज छोटा नहीं होगा, सिंपल आपको हाइपोक्रोमिक पेशेंट देखने को मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो कि आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी बिटवीन द एक्यूट ब्लड लॉस एंड क्रोनिक ब्लड लॉस केस। ओके, ट्रीटमेंट की बात करें तो वेरी सिंपल। एक्यूट ब्लड लॉस होगा तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे ताकि उसकी बॉडी से जो फ्लूइड कंटेंट कम हुआ है उसको आप नॉर्मलाइज कर सकें। क्रोनिक ब्लड लॉस की बात करें तो आप उसको आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे क्योंकि उसके अंदर आयरन की भी डेफिशिएंसी है। कॉमनली हम ये देखते हैं कि अगर क्रोनिक ब्लड लॉस के साथ पेशेंट आता है तो वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है, और हाइपोक्रोमिक इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी से एक्सेस आयरन लॉस हो चुका होता है अलोंग विद ब्लीडिंग। तो अल्टीमेटली फिर आप उसको आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं ताकि उसका हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल सिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो चल सके। साथ ही साथ आप जो है उसका अंडरलाइन कॉज ऑफ ब्लीडिंग भी ठीक करते हैं कि उसको ब्लीडिंग एक्सेसिवली हो किस वजह से रही है। अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है तो आप उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज करने के लिए वेरियस मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं
एप्लास्टिक एनीमिया, हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एनीमिया होगा कि जिसमें बोन मैरो आपकी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होगी और पेशेंट पैनसाइटोपिनिया के साथ आएगा। पैनसाइटोपिनिया मतलब सारे के सारे सेल लाइंस जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हैं। अच्छा, इसको याद करने का मैं बहुत आसान से तरीका बताता होता हूँ। जो यंगस्टर्स होते हैं दे आर ऑफन वेरी फंड ऑफ द पिज्जाज एंड बर्गर। तो एक पिज्जा की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं पैन पिज्जा। पैन पिज्जा कौन सा पिज्जा होता है? वो पिज्जा के जिसके अंदर आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के मशरूम्स देखने को मिलते हैं, उसे हम स्पेसिफिकली पैन पिज्जा फ्लेवर कहते हैं। तो पैन साइटोपिनिया, पैन मतलब ऑल, तो पैन साइटोपिनिया जिसमें सारे के सारे सेल जो, अगर कहीं एंड क्या कीनिया कीनिया वर्ड सुनिए ना, PNIA, तो इसका मतलब होता है कि देयर विल बी डिक्रीज नंबर। अगर मैं बोलूं ल्यूकोसाइटोपिनिया तो उसका मतलब हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स की कमी है। क्लियर? पैनसाइटोपिनिया सारे के सारे सेल्स लाइन की कमी है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अल्टीमेटली इसमें मतलब ये बना कि आपके थ्रोम्बोसाइट्स कम है, प्लेटलेट्स कम है। क्लियर? अच्छा, एप्लास्टिक एनीमिया की काजेज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, अगर किसी ने सिटी स्कैन कराया, उसको रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ, मल्टीपल टाइम एक्सरे करवाता है उसकी वजह से, या फिर कोई उसने केमिकल मेडिसिन यूज की है इन ऑर्डर टू ट्रीट कैंसर, कीमोथेरेपी की वजह से उसको अल्टीमेटली उसके बोन मैरो डिप्रेस कर जाते हैं। कैंसर में ये होता है ना कि आपके एक्सेसिव सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो हम उसको ऐसे मेडिसिन देते हैं कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो सेल की कम कर जाए। लेकिन याद रखें जो कीमोथेरेपी होती है वो सिंपली जो अफेक्टेड सेल्स हैं उन्हीं को ही डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो अल्टीमेटली बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स थे, मल्टीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, वो भी कम होंगे। जब वो कम होंगे तो अल्टीमेटली सारी सेल लाइंस डिस्टर्ब होंगी। टॉक्सिक केमिकल्स जिसमें इंसेक्टिसाइड्स आ जाते हैं, बेंजीन आ जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें लूपस एरिथमेटोसस आ जाता है। लूपस एरिथमेटोसस को हम डिस्कस करेंगे जब ऑटो इम्यूनिटी की बात करेंगे। एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है अगेंस्ट द बोन मैरो। क्लियर? तो बोन मैरो के अगेंस्ट आपकी अल्टीमेटली बोन मैरो आपकी डिप्रेस हो जाएगी जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी और अल्टीमेटली कोई भी सेल प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, याद रखिए मोस्ट केसेस के अंदर हमें इडियोपैथिक सिनेरियो देखने को मिलता है, हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी रीजन क्या है। बस हम उसकी जब क्लिनिकल पिक्चर देखते हैं, सीबीसी देखते हैं, तो उसमें सारे सेल लाइंस कम होते हैं, तो वहीं से हम अपना सिनेरियो बना लेते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया है। समटाइम हिस्ट्री हमें नहीं भी बताती है, पेशेंट हमें नहीं बताता कि उसको कोई एक्सरे एक्सपोजर है। अच्छा, इसका जो पेशेंट आएगा या क्लासिकल सिनेरियो आएगा तो उसमें आप एक दो चीजें जरूर नोट करेंगे। एक तो पेशेंट की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये जरूर मेंशन होगा कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पैनसाइटोपिनिया चल रहा है, उसके रेड ब्लड सेल्स भी कम है, उसके रेड ब्लड सेल्स भी कम है, उसके ल्यूकोसाइट्स भी कम है, अल्टीमेटली उसके प्लेटलेट्स भी कम है। जब उसको कट लगता है तो वो अपने माइनर कट इंजरीज को भी जो है वो उनकी प्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो ये सारी पिक्चर आपको मिलेगी। साथ ही साथ मोस्ट केसेस के अंदर, मोस्ट सिनेरियोस के अंदर आपको ये भी बता दिया जाता है कि पेशेंट जो है वो एक्सरे एक्सपोजर में था, वो फर्टिलाइजर उसने जो है वो इंडल्ज कर लिए हैं, या फर्टिलाइजर इनटेक हो गया है, उसने जो है इनहेल कर लिया किसी फर्टिलाइजर को, इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड को, या पेशेंट कैंसर का था और कैंसर पेशेंट के साथ तो उसको हमने कीमोथेरेपी दी तो अल्टीमेटली उसको एनीमिया हो गया। बताएं कौन सा एनीमिया होगा? एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह का सिनेरियो आ सकता है। 23-year-old young lad come to the oncology ward who is being on the chemotherapy from the last 3 years. When the complete blood count of the patient was checked, it was found that there was a decrease in the number of the thrombocytes, leukocytes, as well as the red blood cells. Whenever the diagnosis was made, the doctor was suspecting that there can be some sort of the bone marrow depression. What is your probable diagnosis? तो जो बोन मैरो की डिप्रेशन है अल्टीमेटली दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। तो आपने इस तरह जो है वो सिनेरियो पिक करना होता है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स हम पहली बात कर चुके हैं। फटीग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, रैपिड इरेगुलर हार्ट रेट होगी, पेल स्किन होगी, इसमें इन्फेक्शंस प्रोलॉन्ग रहेंगे। ये एक स्पेसिफिक जो है सिम्टम आपको देखने को मिलता है इन पैनसाइटोपिनिया पेशेंट और इन एप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके ल्यूकोसाइट्स भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, लिम्फोसाइट्स भी नहीं बन रहे।
तो बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो भी नहीं बन रही, तो अल्टीमेटली इन्फेक्शन जो है वो बार बार देखने को मिलेंगी। तो ये चीजें आपको समटाइम हेल्प करती है डिटरमिन करने में कि पेशेंट जो है वो ए प्लास्टिक एनीमिया का है या किसी और का है। ठीक है, इजी ब्रोजिंग होगी, नोज से उसकी ब्लीडिंग हो रही होगी, ब्लीडिंग डम्स होंगे और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो है वो उसकी होती रहेगी फ्रॉम कट्स। क्यों? क्योंकि उनमें थ्रोम्बोसाइट्स प्रॉपर्ली नहीं बन रहे, प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, तो माइनर कट्स या नोज के ऊपर एपिटेक्सिस हुआ जिसको हम नक्सीर कहते हैं, वो भी इतनी जल्दी जो है वो क्लॉट नहीं होगी और अल्टीमेटली काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती रहेगी। ट्रीटमेंट क्या है जी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो आपको करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम बोन मैरो में एग्जिस्ट कर रहा है। बोन मैरो प्रॉपर्ली जो है वो हमारे पास सेल्स को सिंथेसाइज नहीं कर रही। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बड़े डिटेल से हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, बट इट इज सम सॉर्ट ऑफ द रिवीजन। इसमें इंपेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होती है जिसकी वजह से लार्ज और एब्नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, मेगालोब्लास्ट्स बनते हैं। और इसमें अगर हम काजेस की बात करें, पुअर डाइट हो सकती है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, या और कोई विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, इसमें समटाइम ना पेशेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया। सो याद रखें, अगर तो विटामिन B12, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ड्यू टू लेस इनटेक है, कि पेशेंट विटामिन B12 ले ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली इसको हम फिर बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन अगर पेशेंट ले तो रहा है लेकिन नेक्स्ट आगे उसका इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है और वो प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट दोनों का फ्लो चार्ट दिखा देता हूं, अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को और पर्निशियस एनीमिया को। लेकिन डायग्नोसिस बनाते हुए अगर ये बात याद रखें कि अगर पेशेंट इनटेक कम कर रहा है, या ज्यादा, हमने बात की थी अगर खुराक को ज्यादा पकाया भी जाए तो उसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। या अगर वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट की बजाय वो स्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मीट डाइट के ऊपर रिलाई कर रहा है, तीन केसेस के अंदर जो है वो हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा कि जहां बाहर से ही विटामिन बॉडी के अंदर कम जा रहा है। दूसरा केस है कि जिसमें बॉडी से आप अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे स्मॉल इंटेस्टाइन से, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से उसको पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, बात करें एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन कम होगी, फ्रेजाइल रेड ब्लड सेल्स होंगे और इजीली रप्चर हो जाएंगे। जब वो रप्चर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का काम कम होगा और इसको हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर? ओके, सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट बात कि लेस इनटेक है विटामिन B12 का या इंटेस्टाइनल सप्रू, इन दो केसेस के अंदर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली दे विल लीड टुवर्ड द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, abnormal production of the large immature red blood cells होगी, ineffective erythropoiesis होगी और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन होती जाएगी मेगालोब्लास्ट की। तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का काउंट कम होगा और इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट जो आपको ड्रॉ करना है अगर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट देखने को मिलता है। और पता कैसे चलेगा ये मेगालोब्लास्टिक है या पर्निशियस है? आप सिंपली उसका सिनेरियो देखेंगे, अगर तो उसमें लेस इनटेक है तो दैट विल बी मेगालोब्लास्टिक, और अगर लेस अब्जॉर्प्शन है, वो नेक्स्ट देखते हैं किन केसेस के अंदर होती है, जब इंटेस्टाइनल जो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर है उनके अलावा ऑटो इम्यूनिटी बन जाए। तो ये पर्निशियस एनीमिया का आपका बेसिक फ्लो चार्ट है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक की, कि वो स्टमक के वो सेल्स होते हैं कि जिन्हें सिंथेसाइज करना होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को। क्लियर? गैस्ट्रेक्टमी कर दी गई है, उसका स्टमक ही रिमूव कर दिया गया। मैंने प्रीवियस सिनेरियो में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक्टमी मीन रिमूवल, तो गैस्ट्रेक्टमी मीन आपने रिमूव कर दिया है उसका स्टमक, तो स्टमक ही नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा या उसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ऑटो इम्यून पेशेंट है, तो अल्टीमेटली जो है उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कम प्रोड्यूस होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आगे सारा वही सिनेरियो है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी लार्ज इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स की, क्योंकि थायरोइडिन ट्राइफॉस्फेट प्रॉपर्ली नहीं बन रहा था ना, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेगालोब्लास्ट होगी और फाइनली रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाएगा जिसको हम एनीमिया कहते हैं। क्लियर? सो डिफरेंट सिंपल रूट कॉज का है, जो हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें पेशेंट विटामिन B12 ले कम रहा है
और पर्निशियस एनीमिया में उसकी गैस्ट्रेक्टमी कर दी गई है या इंट्रिंसिक फैक्टर के अलावा ऑटो इम्यूनिटी देखने को हमें मिली है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से जो है वो पेशेंट सफर कर रहा है, उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही विटामिन B12 की, जिसकी वजह से थायमिन ट्राइफॉस्फेट प्रॉपर्ली नहीं बन रहा। प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन B12 के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की थी, वो बात भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग राइटिंग द फ्लो चार्ट। क्लियर, टू मेक इट मोर इंप्रेसिव। ओके, सो सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स अगेन वही होंगे, फटीग होगा, वीकनेस होगी, पेल होगी, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। याद रखिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो ना सिर्फ एनीमिया कॉज करती है, बल्कि इसके साथ साथ पेशेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी प्रेजेंट करता है, उसको चीजें भूल जाती हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी आपको एक एडिशनल सिनेरियो देखने को मिलेगा अलोंग विद द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो कि आपको हेल्प करेगा ये चीज डिटरमिन करने में कि हो सकता है कि ये पेशेंट जो है विटामिन B12 का जो है वो डेफिशिएंट हो। तो अल्टीमेटली आपको ये चीजें तो हेल्प करेंगी, लेकिन आप हिस्ट्री पे जाएंगे और आप देखेंगे कि कहीं उसकी गैस्ट्रेक्टमी तो नहीं की गई प्रीवियसली, कहीं उसको इंटेक तो नहीं उसका कम, विटामिन B12 कम तो नहीं ले रहा, वहीं से आपको अल्टीमेटली आइडिया होगा। आपको जो क्लासिकल सिनेरियो प्रेजेंट किया जाएगा उसमें आपको मेंशन किया जाएगा। तो हमारे पास एक पेशेंट आया है जो कि विटामिन इंटेक काफी कम कर रहा है, एक पेशेंट आया जो कि वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक बहुत कम कर रहा है, एक पेशेंट आया कि जिसको किसी डिजीज की वजह से उसका स्टमक रिमूव कर दिया गया था, एक पेशेंट आया जिसको इंटेस्टाइनल स्क्रू डिजीज है, एक पेशेंट आया है कि जिसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी है और उसके साथ साथ उसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी भी है। विटामिन का नाम स्पेसिफाई नहीं करते, सिंपल कह देते हैं कि हाइपोविटामिनोसिस के साथ आया है। हाइपोविटामिनोसिस मीन डिक्रीज विटामिन। क्लियर, सो यहाँ से आप डिटरमिन करेंगे कि आपका जो है ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। फिर आगे डिफरेंशिएट करने के लिए आप जो है आपको मैंने बता दिया कि गैस्ट्रेक्टमी हो या इंट्रिंसिक फैक्टर के अलावा ऑटो इम्यूनिटी हो तो दैट विल बी पर्निशियस एनीमिया। और अगर और क्लासिकल सिनेरियो आपको गैस्ट्रेक्टमी के साथ पेपर में देखने को मिलता है, ऑफनली एग्जामिनर यही पूछते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है वो गैस्ट्रेक्टमी के साथ आया है, अल्टीमेटली उसको कौन सा एनीमिया है डायग्नोज कीजिए। क्लियर, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन देंगे क्योंकि उसी की कमी है, और अंडरलाइन माल अब्जॉर्प्शन के इशू को जो है वो आप अल्टीमेटली ट्रीट करेंगे अगर आपका प्रॉब्लम पर्निशियस एनीमिया है। क्योंकि अगर आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दे भी देंगे लेकिन अल्टीमेटली आपके आगे अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो आप सारी जिंदगी फिर विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन में ही रहेंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइन माल अब्जॉर्प्शन इशू, ताकि जो अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए और बॉडी नेचुरली भी जो है वो विटामिन बी का इंटेक कर सके। क्लियर, ओके, नेक्स्ट आ जाता है हीमोलिटिक एनीमिया। ये वो एनीमिया है जिसमें एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगी, हम पहले ही बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर पे। इसकी दो कॉजेज हो सकती हैं, या तो हेरिडिटरी भी हो सकता है यानी कंजेनिटल हो सकता है, या एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनिटल की बात करें तो इसमें हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस आ जाती है जिसमें स्फेरिकल शेप रेड ब्लड सेल्स होंगे। अच्छा, इसका पेशेंट जब आएगा तो आपको क्लिनिकल पिक्चर दी जाएगी, आपको ये बताया जाएगा सिनेरियो के अंदर कि a patient come to the hematological ward when the CBC was done and the findings was made. It was found that the shape of the cells was altered and the shape of the cell was sphere shaped. क्या इसी तरह सिकल सेल एनीमिया में भी आपको बताया जाता है the shape of the cell was sickle shaped. क्लियर, तो ये आपको उनकी शेप्स पूरी बता दी जाती है इन योर सिनेरियोस। अगर ना बताई गई हो तो समटाइम्स साथ में ये चीज तो जरूर मेंशन की जाती है कि माइक्रोसिटिक थे और अल्टीमेटली इनके अंदर जो है हमें हाइपोक्रोमिक देखने को मिला। क्लियर, तो ये आपको सब चीजें बताई जाती हैं लेकिन आपसे इस लेवल पे इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इवन स्टेप 1 तक जो है वो आपसे सिंपल इसी तरीके से पूछा जाता है कि स्फीयर शेप हमें सेल्स देखने को मिले हैं या हमें सिकल शेप सेल्स देखने को मिले हैं, या समटाइम सिकल सेल एनीमिया के लिए उसकी म्यूटेशन के बारे में बता दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या बेसिक म्यूटेशन होती है, समटाइम उसको डिस्कस किया गया होता है सिनेरियो के अंदर। फिर एक्वायर्ड की बात करें तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, बॉडी के अंदर किसी टाइम भी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस हो सकता है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव प्रोटीन कंपैटिबिलिटी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस क्या होता है, कि जिसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ आपस में इंटरमेट करते हैं और उनका बेबी जो है वो हमारे पास RH पॉजिटिव होता है। तो अल्टीमेटली
मदर के अंदर RH नेगेटिव जो मदर है उसके अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन आती है, क्या मैकेनिज्म होता है हम डिस्कस करेंगे अपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के टॉपिक के अंदर। क्लियर? पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस में छोटे स्फीयर शेप रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वो प्रोन टू रप्चर होते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, यही रीजन है कि वहां एनीमिया हो जाता है। ऑटोइम्यून अटैक की बात करें तो चूंकि एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं और रेड ब्लड सेल्स की एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन करा देती हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है कि RH पॉजिटिव सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं मैटरनल एंटीबॉडीज को और अल्टीमेटली फिर जो है एक कैस्केड ऑफ फिनोमेना चलता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के टॉपिक के अंदर। क्लियर? RH पॉजिटिव RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर। ओके सो इसकी अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो हेरिडिटरी है, तो आपको अल्टीमेटली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देनी पड़ेंगी, हो सकता है फॉलिक एसिड की। अच्छा याद रखिए कि अगर यहाँ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आपने बेबी को नहीं बल्कि मदर को देनी है, क्योंकि मदर में अगर फॉलिक एसिड की कमी हो तो अल्टीमेटली कैन cause the anemia not in the mother but can also transfer it to the babies. Clear? स्प्लीनेक्टमी करनी है, अगर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है तो फिर आपको स्प्लीन रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप स्प्लीन रिमूव करेंगे तो रेड ब्लड सेल की ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया चल रहा है तो फिर आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ेंगे, जिसकी बेस्ट एग्जांपल कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। अल्टीमेटली आपने उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस करना है, जो अपने खिलाफ एंटीबॉडीज बना रहा है, बॉडी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बना रहा है, तो अल्टीमेटली आपको इम्यून सिस्टम सप्रेस करना पड़ेगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है तो आपको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ेगी, अर्ली बेबी की डिलीवरी करनी पड़ेगी और पोस्ट नेटल एनीमिया का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी जब बॉर्न भी कर जाता है तो अल्टीमेटली फिर भी उसको एनीमिया होता है, उसमें फिर हम प्रॉपर एंटीसीएम्स देते हैं, वो हम बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में, क्योंकि पूरा हमने एक लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड अदर ब्लड ग्रुप एबनॉर्मैलिटीज पे पढ़ना है। क्लियर? ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं हम सिकल सेल एनीमिया की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन क्लिनिकल सिनेरियोज के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली म्यूटेशन होती है बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर। क्या म्यूटेशन होती है कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन के साथ रिप्लेस हो जाता है एट 6th पोजीशन। दिस इज वेरी हाई यील्ड पॉइंट, ऑफन कम इन योर एग्जाम्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और समटाइम्स सिकल सेल एनीमिया जो है अगर ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आए तो आप पैथोफिजियोलॉजी फ्लो चार्ट में ये बात मिस कर जाएं तो नो वन गिव यू फुल मार्क्स। क्या इवन 0 मार्क्स भी दे दिए जाते हैं इस बात पे कि मेन चीज तो एब्सेंट है, जो बताया नहीं गया कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन के साथ रिप्लेस हो जाता है एट द 6th पोजीशन फ्रॉम एन टर्मिनल इन बीटा चेन। क्लियर? और इसकी वजह से एबनॉर्मल जो है वो आपके हीमोग्लोबिन बनते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन एस भी कहा जाता है, और उनके पास जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि सेल जो है वो सिकल शेप होते हैं और वो ब्लड कैपिलरी से गुजर नहीं पाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्लॉकेज होती है, मसल्स के अंदर पेन होती है, टिश्यू का डैमेज होता है, और सिकल सेल जो है चूंकि इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती तो सेल इनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल काउंट कम होता है और पेशेंट एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो बेसिक चीज जो आपने यहाँ याद रखनी है वो यही है कि ग्लूटामिक एसिड वेलिन के साथ रिप्लेस हो जाता है एट 6th पोजीशन इन द बीटा। लेकिन सिक्कल शेप जो है वो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरह द्रांति होती है, सिक्कल होती है एक फार्मर की, बिल्कुल उसी तरह के आपको सेल की शेप देखने को मिल रही है। क्लियर? Okay, so now let us discuss about the effect of anemia on the circulatory system. This is a very much important question. जब कभी आपको एनीमिया का सवाल आता है, साथ में 2 नंबर का ये सवाल जरूर आता है। सवाल कुछ इस तरीके से होता है कि आपसे डायग्नोसिस बनवाया जाता है, डायग्नोज करते हैं आप पेशेंट को, दूसरा सवाल उसकी पैथोफिजियोलॉजी का होता है, और तीसरा सवाल होता है कि बताएं कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो का क्या इफेक्ट होगा बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें कि आपकी जो पैथोफिजियोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है, एनीमिया का इफेक्ट या पॉलीसाइथेमिया का इफेक्ट आगे हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपने इसको कोशिश करनी है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ये एग्जाम में आए। जब कभी एनीमिया का सिनेरियो आएगा, साथ में आपको ये 2 नंबर का सवाल जरूर आएगा कि एनीमिया का सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है।
क्लियर। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी है कि जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी ब्लड की कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं, बट वी नो कि उनका कंटेंट जो है ऑलमोस्ट 1 to 2% होता है। 98% जो है वो हमारे पास क्या होते हैं जी? रेड ब्लड सेल एंड रिमेनिंग जो है वो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो मेनली चूंकि रेड ब्लड सेल ही होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन या विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। क्लियर। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन को, तो अल्टीमेटली ज्यादा विस्कस तब होगा जब ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे, और कम विस्कस तब होगा जब कम रेड ब्लड सेल्स होंगे, क्योंकि ल्यूकोसाइड प्लेटलेट्स तो है ही बड़े थोड़े, को इतनी विस्कोसिटी को डिटरमिन ही नहीं करते। क्लियर। अच्छा जी, तो होता क्या है जी, एनीमिया के पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है। यू ऑल नो वेरी वेल, विस्कोसिटी जो है वो 1.5 टाइम्स कम हो जाती है। दिस इज एमसीक्यूज मे कम इन योर एग्जाम कि एनीमिया के पेशेंट के अंदर नॉर्मली 1.5 टाइम विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस, क्लियर, that of the water rather than the normal value of the 3. नॉर्मली 3 होती है हमारे पास, और अल्टीमेटली जब एनीमिया का पेशेंट आएगा तो उसमें 1.5 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी आपकी विस्कोसिटी। अच्छा, जब चीज गाढ़ी होती है तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। क्लियर। अगर चीज कम गाढ़ी होगी तो उसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो अल्टीमेटली विस्कोसिटी कम हो रही है, तो ब्लड को कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी टू पास थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये समझ में आया इतनी बात, क्योंकि रेड ब्लड सेल का कंटेंट कम है और रेड ब्लड सेल पे ही विस्कोसिटी डिपेंड कर रही है। जब विस्कोसिटी कम होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ब्लड फ्लो को कम फेस करनी पड़ेगी। क्लियर। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर सीवियर एनीमिया हो जाए, रेड ब्लड सेल का काउंट काफी कम हो जाए, तो टिश्यू को हाइपोक्सिया हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूएशन है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इसी फ्लो चार्ट की, कि अगर हमारे पास हमने देखिए बात की है यहाँ, इसको मैं राइट साइड को पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि जब ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस कम हो गई है, रेजिस्टेंस कम फेस करने को मिल रही है, तो क्वांटिटी ऑफ द ब्लड दैट रीचेस टू द टिश्यूज इंक्रीजेस। क्लियर। जो जब रेजिस्टेंस कम फेस करने को मिल रही है ब्लड को, तो अल्टीमेटली ब्लड जो है वो ज्यादा पहुंचेगा टिश्यूज के पास। वेनस रिटर्न भी अल्टीमेटली ज्यादा होगा। याद रखें, जब वेनस रिटर्न ज्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। आप इसको सीरियस में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इन आवर कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल कि जब वेनस रिटर्न ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होता है। अच्छा, इसको इस तरह से ना हम याद करते हैं, समझने का तरीका ये है कि अगर किसी एक टैंकी में ज्यादा पानी आएगा तो उससे निकलते वक्त निकलेगा भी ज्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा। तो वेनस रिटर्न किसे कहते हैं कि बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ रहा है हार्ट के पास। तो अल्टीमेटली जब हार्ट के पास ब्लड आएगा ज्यादा तो इसे निकलेगा भी ज्यादा। तो कार्डिक आउटपुट के दौरान फिर हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वर्कलोड जो है वो हार्ट का बढ़ जाएगा। ये हमने विस्कोसिटी के साथ डिस्कस कर लिया कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी है, अल्टीमेटली हमारे पास जो है रेजिस्टेंस कम फेस करने को मिली है ब्लड को। रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा ब्लड फ्लो गया है टिश्यूज के पास, ज्यादा वेनस रिटर्न आया, ज्यादा कार्डिक आउटपुट आया और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा। क्लियर। दूसरी तरफ हमने बात की थी कि अगर पेशेंट को सीवियर एनीमिया हो गया तो सीवियर एनीमिया के केस में हाइपोक्सिया हो जाएगा। टिश्यूज को ब्लड तो जाएगा लेकिन ब्लड के पास इतनी ऑक्सीजन नहीं होगी। क्लियर। और इसके साथ साथ क्या होगा, जब ऑक्सीजन कम होती है, याद रखें हाइपोक्सिया का एक कॉमन इफेक्ट होता है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे कि डायलेशन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स होती है, कि हमारे पास जो स्किन के पास या जो पेरिफेरल रीजन है वहां हम ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा जो जितना भी उसके अंदर थोड़ा बहुत भी ब्लड स्टोर है, जितनी भी रेड ब्लड सेल है, सारे के सारे टिश्यू को दे दी जाए, जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसको तो प्रॉपर्ली यूज किया जाए ना। क्लियर। अब जब ज्यादा डायलेशन होगी तो इसकी वजह से भी वेनस रिटर्न बढ़ेगा। अच्छा, ये बात भी आप याद रखें, जब वेजो डायलेशन होती है तो वेनस रिटर्न बढ़ता है। ये बात आप नोट कर लें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बार बार आप ये बात पढ़ेंगे। वेजो डायलेशन के केस में आपका वेनस रिटर्न बढ़ता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन के केस में
वेनस रिटर्न कम होता है, लेकिन मल्टीपल टाइम आप जो है वो कार्डियोवास्कुलर के अंदर पढ़ेंगे ये बात। तो अब जब वेजोडाइलेशन हो गई है हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए, तो इसकी वजह से भी वेनस रिटर्न बढ़ेगा। क्लियर? और इन दोनों रीजंस की वजह से चूंकि वेनस रिटर्न बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो रहा है और अल्टीमेटली आपका हार्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है। दोबारा से बात करते हैं कि दो रीजंस की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। आपका बेसिक इफेक्ट जो है एनीमिया का, अगर आपसे पूछे कि एनीमिया का क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे, तो आपको पता होना चाहिए कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। क्लियर? आपका हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से सवाल पूछा जाए कि क्या मैकेनिज्म होता है, जो कि आपको राइट आउट करना होगा। अल्टीमेटली देखेंगे दो रीजन होती हैं। जब स्पीड एनीमिया होता है तो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया को ठीक करने के लिए बॉडी वेजोडाइलेशन करती है, वेजोडाइलेशन की वजह से वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। दूसरी रीजन क्या होती है कि जब आपका एनीमिया होता है, ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम फेस करने को मिलती है, ब्लड फ्लो को, ज्यादा ब्लड जाता है टिश्यूज के पास, ज्यादा डीऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाती है और रिमेनिंग जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज्यादा वापिस आता है वेनस रिटर्न की फॉर्म में हार्ट के पास। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड इंक्रीज्ड वेनस रिटर्न। इंक्रीज वेनस रिटर्न होगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा और अल्टीमेटली वर्कलोड ऑफ द हार्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ ये तो है नॉर्मल। अब जब पेशेंट नॉर्मल बैठा होगा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा, तो पेशेंट को जो है वो कोई खास कार्डिक आउटपुट बड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी का एक कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है। इसका पता तब चलेगा जब पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज करेगा। क्लियर? एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा कि जो है वो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और जो ये मैकेनिज्म था वेजोडाइलेशन के जरिए ऑक्सीजन को ज्यादा सप्लाई करने वाला, या इस काबिल नहीं है तो जो इंक्रीज डिमांड है उसको भी फुलफिल कर सके। तो ब्लड डज नॉट कैरी टू मच रेड ब्लड सेल्स टू फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड। अल्टीमेटली पेशेंट विल प्रेजेंट विद एक्यूट कार्डिक फेलियर। यही वजह है कि हम एनीमिक पेशेंट को ऑफन ये रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम एक्सरसाइज ना करो, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे जो थोड़े बहुत रेड ब्लड सेल जो नॉर्मल मैकेनिज्म के जरिए चीजों को कंपनसेट कर रहे हैं वेजोडाइलेशन करा के और अपना हार्ट आउटपुट और कार्डिक आउटपुट को थोड़ा बहुत इंक्रीज करके, ये नहीं कंपनसेट कर पाएंगे। तो यही वजह है कि जब एनीमिक पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है तो उसको कार्डिक फेलियर का खदशा होता है कि कहीं उसको कार्डिक फेलियर ना हो जाए। क्लियर? So again, this is very important slides, this slide and this previous one slide that often come in your exams, that what is the effect of the anemia on the circulatory system. You have to draw this complex flow chart. जिसमें दो रीजन की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ा है, लेकिन अगर एक्सरसाइज करेंगे तो डिमांड पूरी नहीं होगी ऑक्सीजन की और अल्टीमेटली इट विल लीड टुवर्ड द कार्डिक फेलियर। क्लियर? ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलीसाइथीमिया को। पॉलीसाइथीमिया बेसिकली हम कहते हैं इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल काउंट। दो तरह से हो सकता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया एंड प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल सेकेंडरी टू सम काज। किसी काज की वजह से अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ रहा है तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि दैट इज पॉलीसाइथीमिया। अब होता तो हर एक डिजीज का कोई ना कोई कॉज है, लेकिन यहाँ कॉज से मुराद मेरी ये है कि कोई और बॉडी के अंदर कोई और फिनोमिना चल रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए बस बॉडी जो है वो रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज कर रही है, अदरवाइज बॉडी के अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं चल रही। यही रीजन है कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया भी कहा जाता है। क्लियर? ये समटाइम आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को ही फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया या कंपनसेटरी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, क्योंकि बॉडी सिंपल किसी रिस्पांस में अपने रेड ब्लड सेल्स को काउंट को बढ़ा रही है, वरना इसके अंदर कोई डिजीज नहीं चल रही। तो वो रिस्पांस क्या हो सकता है, किसका रिस्पांस हो सकता है? हाइपोक्सिया। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर रही, तो हमने पढ़ा था हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होता है, एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो जाके एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज कराएगा और अल्टीमेटली मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट और फिर अल्टीमेटली क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट और फाइनली एरिथ्रोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट करके रेड ब्लड सेल के काउंट को बढ़ाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन डिलीवरी फेलियर, हमने बात की थी कि किसी वजह से भी प्रॉब्लम आएगा ऑक्सीजन का, तो आंसर एक ही होगा, एरिथ्रोपोइटिन की हाई सेक्रीशन। और जब एरिथ्रोपोइटिन की हाई सेक्रीशन होगी तो अल्टीमेटली पॉलीसाइथीमिया ही होगा, लेकिन इसको हम फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया
ये सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया कहेंगे। क्लियर? या प्रॉम्प्ट एक्सरसाइज आप करते हैं, बहुत ज्यादा आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो अल्टीमेटली वहां भी एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होता है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाई आल्टीट्यूड पे आप मूव कर जाते हैं, वहां चूंकि ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है तो अल्टीमेटली आपको लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है। बॉडी ये समझती है कि शायद रेड ब्लड सेल कम है, वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली वो एरिथ्रोपोइटिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करके एरिथ्रोपोइसिस कराना शुरू कर देते हैं। काजेस की बात करें तो मैंने बता दिया कि हाई आल्टीट्यूड पे आप मूव करेंगे, वहां लेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो है वो एरिथ्रोपोइटिन के लिए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होगी और ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगी। फ्लो चार्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके। क्लियर? और इसी तरह अगर कार्डिक फेलियर चल रहा है, ऑक्सीजन की डिलीवरी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई पल्मोनरी डिजीज चल रही है, इसी वजह से भी अगर बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो गया तो अल्टीमेटली बॉडी एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी एरिथ्रोपोइटिन को ज्यादा प्रोड्यूस करके बाय स्टिमुलेटिंग द हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा, और अल्टीमेटली इससे एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा और एरिथ्रोपोइसिस के लिए रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ेगा और अल्टीमेटली सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया हो जाएगा। अगर बात करें सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया में तो इसमें जो आपका रेड ब्लड सेल काउंट है वो 6 to 7 मिलियन हो जाता है। क्लियर? नॉर्मली हमने 4.5 to 5 पढ़ा था, दैट इज अबाउट 30% अबव नॉर्मल। और एग्जांपल्स की बात करें तो जब हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है और ये इनको लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर भी हाई परफॉर्मेंस के अंदर हेल्प आउट करता है, ताकि वो लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को भी बियर करके अपना नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म्स चला सके। क्लियर? सो सिंपल सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया सेकेंडरी टू सम कॉज होगा, सिंपल बॉडी का कंपनसेटरी रिस्पांस होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होगा, हाइपोक्सिया किसी भी रीजन से होगा तो अल्टीमेटली बॉडी एरिथ्रोपोइटिन के जरिए एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देगी। क्लियर? पोलीसाइथीमिया वेरा पैथोलॉजिकल कंडीशन है, प्राइमरी पोलीसाइथीमिया भी इसको कहते हैं और एरिथ्रीमिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक एब्रेशन होती है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जो हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल्स होते हैं जिनको हम मल्टी हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, वो अल्टीमेटली ज्यादा बनाते हैं क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट और अनकंट्रोल्ड सेल प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की। ये पैथोलॉजिकल होता है, किसी डिजीज की वजह से होता है। क्लियर? और इसमें रेड ब्लड सेल जो है आ रही। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही।
Am I audible now? Yes भाई अब आ रही है. Okay, so हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ पोलीसाइथीमिया ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो मैंने जिस तरह बात की कि हम एनीमिया की बात करते हैं कि एनीमिया डिपेंड करता है और एनीमिया के साथ ऑफनली ये पूछा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, तो पोलीसाइथीमिया का भी पूछा जाता है. तो हमने बात कर चुके हैं ये पहले से ही कि हमारे पास जो पोलीसाइथीमिया है इसमें ज्यादा रेड ब्लड सेल काउंट बनता है और हमें पता है कि जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो रेड ब्लड सेल काउंट पे डिपेंड कर रही होती है. तो जब ज्यादा रेड ब्लड सेल सिंथेसाइज होंगे, ज्यादा हमारे पास सिंथेसिस इनकी हो रही है पोलीसाइथीमिया की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. जब विस्कोसिटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो ज्यादा होगी, टिश्यूज के पास कम जाएगा ब्लड. अल्टीमेटली जब जा कम रहा है ब्लड तो अल्टीमेटली वापस भी कम आएगा. क्लियर? एक बात तो हमने ये कर ली. दूसरा, पोलीसाइथीमिया की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी तो बढ़ है. अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं ब्लड का. हमें पता है कि 45 से 50% जो है वो हमारे पास सेलुलर कंटेंट होता है और सेलुलर कंटेंट में मेजर रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं. तो अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज कर रहा है. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से वेनस रिटर्न बढ़ता है. देखिए, जब एक पाइप है उसको आपने विस्कोसिटी तो चले ठीक है ज्यादा इंक्रीज कर दी है, लेकिन साथ ही साथ आप उस पाइप में फ्लो करने वाले फ्लूइड को भी इंक्रीज कर देंगे तो उससे वेनस रिटर्न थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी. तो एक तरह से वेनस रिटर्न कम हो रहा है विस्कोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से, दूसरी तरफ ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से वेनस रिटर्न बढ़ रहा है. तो ये दो इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अल्टीमेटली हमें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं देखने को मिलता. कार्डिक आउटपुट वही नॉर्मल रहता है. याद रखिए, एनीमिया में कार्डिक आउटपुट बढ़ जाते हैं जबकि पोलीसाइथीमिया में कार्डिक आउटपुट सेम रहता है. क्लियर? गॉट इट? ओके, लास्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर की कि पोलीसाइथीमिया के केसेस में हमें कॉमनली ये समटाइम ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सियानोसिस देखने को मिलती है. सियानोसिस कहते हैं कि ब्लूइशनेस ऑफ द स्किन. स्किन जो है वो ब्लूइश कलर की हो जाए, इसको सियानोसिस कहते हैं. अब याद रखिए कि स्किन की जो कलरिंग है वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर कौन सा ब्लड कितनी क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है और स्पेसिफिकली एक वेनस प्लेक्सस होता है बिलो द स्किन दैट इज कॉल्ड सब पेपिलरी वेनस प्लेक्सस. तो सब पेपिलरी वेनस प्लेक्सस के अंदर कितना फ्लो कर रहा है ब्लड, कौन सी टाइप का ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, इसकी बेसिस पे स्किन का कलर डिपेंड करता है. अगर इस वेनस प्लेक्सस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली स्किन का कलर ब्लूइश हो जाएगा, जिसको हम सियानोसिस कहते हैं. तो मैकेनिज्म क्या है कि पोलीसाइथीमिया में विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है बिफोर इट रीचेस टू द सब पेपिलरी वेनस प्लेक्सस. क्योंकि थोड़े रेड ब्लड सेल थोड़ी सी ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, टिश्यू सारी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं. जब तक ये रेड ब्लड सेल्स या आपका ये ब्लड पहुंचता है सब पेपिलरी वेनस प्लेक्सस में, तब तक वो कंप्लीटली डीऑक्सीजनेट हो चुका होता है. और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसकी वजह से ब्लू कलर आता है स्किन में, जिसको हम सियानोसिस कहते हैं. सो सियानोसिस बेसिकली डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, स्लगिश ब्लड फ्लो की वजह से आता है. और वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ चुकी होती है, सब कैपिलरी वेनस प्लेक्सस में पहुंचने वाला ब्लड जो है वो ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड होता है. क्लियर? So that was all about for today's lecture, in which we will discuss about the anemia, polycythemia, its various types and its effect on the cardiovascular system and how polycythemia can lead toward the cyanosis. I hope so you enjoyed the lecture. In the next lecture, we will be starting about the blood group systems and a very important discussion about the erythroblastosis fetalis. So that will be very important lecture that often come in your exams in the form of the clinical scenarios. Till then, keep learning and enjoying physiology.